इस वीडियो में हम मैरी टाइम ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि इस इंडियन हिस्ट्री में इंडिया इन एंशियंट इंडिया कैसे लोग ट्रेड करते थे क्या और कहाँ कहाँ से वे ट्रेड करते थे, क्या आर्टिकल्स होता था और उसका ट्रेड से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर और इंडियन सोसाइटी का ट्रेड से क्या इम्पैक्ट पड़ा बाहरी सोसाइटी पर। तो जो साउदर्न इंडिया था इसमें प्रिवेल कर गया। साउदर्न इंडिया में ट्रेड प्रोस्पेरस था। मैरी टाइम ट्रेड, लार्ज स्केल मैरी टाइम ट्रेड साउदर्न इंडिया कैरी करता था। ये जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसके आधार पर कहा जा सकता है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में हार्बर्स, डॉक, लाइट हाउसेज, कस्टम ऑफिस, जितना भी जो यूजुअल बिल्डिंग होता है मैरी टाइम ट्रेड से रिलेटेड, उतना बिल्डिंग वो सब पाया गया है। वो सब पाया गया है। हालांकि इंडियन जो प्रीफर करते थे वे बाहरी ट्रेडर को अपना जो ट्रेड है कैरी ओवर करने के लिए अलाउ करते थे। मतलब ये बाहरी ट्रेडर पर डिपेंड थे कि इनके माल को ले जाए और बाहर से माल लाए। लेकिन जो चोला था ये चोला रिटेन्ड अ लार्ज शेयर इन कैरिंग ट्रेड ऑफ इंडियन ओशन का जितना भी जो चोला था, ये चोला अदर नेशन से जो ट्रेड होता था उसमें चोला अपने खुद पार्टिसिपेट करता था। कहने का तात्पर्य ये है कि खुद पार्टिसिपेट करता था। ऐसे लाइट जो वेराइटी ऑफ शिप्स मिले हैं चोला पीरियड के, लाइट कोस्टल वेसल्स, लार्ज शिप्स जो कि सिंगल लॉक से बना हुआ रहता था, टाइड जो कि टुगेदर टाई किया हुआ रहता था, और लार्जर वंस लॉन्गर डिस्टेंस के लिए मलाया पेनिनसुला और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए। प्लिनी के अनुसार इंडियन शिप्स 75 टन्स के होते थे, और अदर सोर्सेज कहता है कि इससे भी बिगर एस्टीमेट देता है। तो शिप्स जो पेंटिंग और स्कल्पचर में जो डिपिक्टेड है वो तो कोस्टल वेसल्स के बारे में बात करता है, लेकिन शिप्स 3, 5 और इवन 700 पैसेंजर्स को ले जा सकता था, ये लिटरेरी सोर्सेज में मेंशन है। तो अब पोर्ट तो शिप्स जो ब्रोच में अराइव करता था, और वहाँ से पायलट बोट्स को मतलब ये तो रहा चोला एम्पायर के बारे में, चोला एम्पायर के ट्रेड के बारे में जो साउदर्न इंडिया में कैरी ओवर हो रहा था। अब हम देखते हैं कि ये जो रोमन ट्रेड था साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन का जो रोमन ट्रेड था वो बहुत ही क्लाइमेक्स पे था। जो यवन मर्चेंट्स यहाँ पर रेफर करता है वेस्टर्न एशिया के मर्चेंट और मेडिटेरेनियन सी के जो मर्चेंट होते थे, उनका ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट सातवाहन किंगडम में भी रहता था, और सातवाहन किंगडम में पाया गया और फार साउथ में पाया गया है। तो ये क्या करते, और जो इंडो ग्रीक और शक का जो डिसेंडेंट थे वे नॉर्थ इंडियन ट्रेड को ये कवर करते थे, और वेस्ट इंडियन ट्रेड को ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन के ट्रेड को कवर करते थे, जैसा कि डोनेटिव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि वेरियस प्लेसेज में कार्ड आउट है वेस्ट कोस्ट पे। ईयरली तमिल लिटरेचर कावेरी पत्तनम के बारे में बोलता है कि यवन शिप्स वहाँ पर कार्गो के साथ आते थे, और सिटी जो था, जो कावेरी पत्तनम सिटी था, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस कंडीशन में था।
और प्रोस्पेरिटी जो और उसके बाद तमिल किंग्स यवन बॉडीगार्ड रखते थे, जो कि सजेस्ट करता है कि ये स्ट्रेंज और स्पेशल माने जाते थे। मीन्स कि यवन का रोमन ट्रेड का यहाँ प्राथमिकता था साउथ इंडिया में। जो ब्रॉच जो है ब्रॉच सॉरी अब है कि मैरी टाइम ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। ईस्ट वेस्ट ट्रेड के जो पेरीप्लस इरिथ्रियंस रिपर बेस्ड है, जो कि कमोडिटीज जो कैरी होता था, तो उसके बारे में डिटेल देता है। और उसके बाद रूट कौन सा रूट ये लेता था ट्रेडर और शिप, उसके बारे में बोलता है। तो हिंटरलैंड जो इथियोपिया का था, अफ्रीकन आइवरी और गोल्ड के लिए फेमस ये प्रोवाइड करता था। और इंडियन मसलिन का मार्केट था, इंडियन मसलिन का मार्केट था, और बदले में वो आइवरी और गोल्ड देता था। जो पेट्रा है, इनलैंड टाउन ऑफ पेट्रा, जो कि अभी जॉर्डन कहा जाता है, वो रेड सी रूट से लिंक्ड था, जो वेस्ट एशियन रूट्स पर था। और ये कोस्टल टाउन्स और अरबिया जो है, जो कोस्टल टाउन्स ऑफ अरबिया भी, ये मतलब कि जो ये पेट्रा जो कि जॉर्डन है, तो ये रेड सी रूट और वेसियन रूट्स को कनेक्ट करता था। और डियोस्कोर्डिस ये आइलैंड ऑफ सोकोट्रा था, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ एक्सचेंज था, जहाँ से इंडियन वेसल राइट, व्हीट, टेक्सटाइल्स, फीमेल स्लेव्स आदि ले जाते थे, और वहाँ से टॉर्टवाइज ले आते थे। टाउन्स जो साउदर्न सोर्स पर जो था पर्शियन गल्फ के, वो इंडियन कॉपर, सैंडलवुड, टीक, इबनी ये सब इंपोर्ट करता था। और ये बदले में इंडिया को पर्ल्स, पर्पल, टेक्सटाइल्स ये सब देता था, स्लेव्स। कुछ इसमें से जो पोर्ट्स थे बहुत पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, जो कि सुमेर, उस समय जो सुमेरियन सभ्यता था उससे। और बैरबेरिकम ऑन इंडस डेल्टा ये अनदर फ्रीक्वेंटेड पोर्ट्स था, इंपोर्टिंग लाइनेन, टोपाज, कोरल, एस्ट्रैक्स और भी बहुत सारा चीज़। और ग्रेट वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, टर्टवाइज और लैपिस लाजुली ये सब एक्सपोर्ट करता था। बैरी गाजा जो कि मॉडर्न ब्रोच है, भारू कच्छ भी इंडियन सोर्सेज में जाना जाता है, ये बल्क ऑफ ट्रेड विथ वेस्टर्न एशिया हैंडल करता था। और वेस्ट कोस्ट ऑफ, ये लार्जेस्ट इंट्रे पोर्ट था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर। तो ये बहुत सारा जो असॉर्टमेंट ऑफ कार्गोज था, जिसमें कि इटालियन, ग्रीक और अरबियन वाइन होता था, ये इंपोर्ट करता था। और भी चीज़ इंपोर्ट करता था, जैसे कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज ये सब लीड करता था और इंपोर्ट करता था। और बदले में ये एंटीमनी, गोल्ड, सिल्वर और वेरियस आर्टिकल्स जो है वो देता था। तो कहने का मतलब है कि जो पेरीप्लस ऑफ मेरिस ऑफ इरिथ्रियन सी जो है, वो जो मैरी टाइम ज्योग्राफी बताता है, तो सबसे पहले बताता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया किस तरह से ट्रेड रूट से
ट्रेड रूट से लिंक्ड था मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया के ट्रेड रूट से किस तरह से लिंक था। तो ये बताता है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट जो ये हुआ पोर्ट हुआ वो बैरेबिरिकम और इंडस डेल्टा हुआ, और बैरी गाजा हुआ, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे जो कि अवस्थित है। ये दो पोर्ट बल्क ऑफ ट्रेड, उस समय ट्रेड का बल्क ऑफ कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे। और जो बीच में जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न जो रूट था, तो वेस्टर्न रूट में जॉर्डन, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद जॉर्डन, अफ्रीका, ये सब जुड़ा हुआ था। और बहुत सारा जो वेस्टर्न जो साउदर्न वेस्ट एशिया के साउदर्न कोस्ट पर जो पोर्ट होगा वो भी सब जुड़ा हुआ था, जो कि मेडिटेरेनियन सी तक जाता था। तो ये उसके बाद है जो लोकल रूरल जो वहाँ पर होते थे, तो उनको भी ये प्रेजेंट भेजा जाता था। स्पाइसेज एक्सपोर्ट्स बैरी गाजर से कंसिस्ट करता था। वेराइटी ऑफ स्पाइसेज, स्पाइकानार्ड, मालाबाथरूम, डायमंड्स, सफायर्स, ये सब एक्सपोर्ट वहाँ से होता था। और कुछ पोर्ट जो कि है, कुछ पोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा लोकेट किया गया है। अब रूट जो है, ट्रेड रूट वहाँ से प्रोसीड करता था पेनिनसुला टिप ऑफ साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला एंड कोस्टल एरिया को ये घेरता था। कोस्टल एरिया मतलब कि कोस्टल एरिया के किनारे चला जाता था ट्रेड रूट, कहाँ तक, साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला, जो कि अगेन फिर उसके बाद ऊपर अरिका मेदू से जुड़ा हुआ था। अरिका मेदू जो वेस्ट जो अरिका मेदू पेरीप्लस में पादुक से जाना जाता है, जो 1945 में एक्सकेवेट किया गया है। और वहाँ पर एक सीजेबल रोमन सेटलमेंट पाया गया है, जो कि एक ट्रेडिंग स्टेशन था। अरिका मेदू बहुत ही एक पोर्ट ऑफ कॉल था, बल्कि पोर्ट ऑफ कॉल कहने का मतलब है कि वहाँ पर न केवल मर्केंटाइज का टेक एंड गिव एंड टेक होता था, बल्कि वो कमोडिटीज भी प्रोड्यूस करता था, उस तरह का कमोडिटीज जो कि रोमन लोग के लिए वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करता था। तो एक तरह तो अरिका मेदू में होता क्या था कि रोमन टेस्ट और स्पेसिफिकेशन का कमोडिटीज प्रोड्यूस होता था, और वो जो शिप था वो बैक टू रोम, मतलब रोम तक वो लिए हुए जाता था उस कमोडिटी को। और पोर्ट ऑफ कॉल था ये मलाया और चाइना के लिए ये पोर्ट ऑफ कॉल था। जो रोमन्स थे वे अरिका मेदू का यूज कर रहे थे 1st सेंचुरी BC से अर्ली 2nd सेंचुरी AD तक। रोमन का जो ट्रेड होता था वो गोल्ड करेंसी में होता था, जिसमें कि अगस्टस और टिबेरस का नाम उल्लिखित मिलता है। उसके लेकिन नीरो के डिबेस्ट क्वाइन से का होर्डिंग नहीं पाया गया है, तो जिससे पता चलता है कि नीरो का क्वाइन वहाँ नहीं उतना चलता था। नीरो मीन्स जो राजा हुआ, रोमन राजा, वो उस समय का राजा जो हुआ था, उसका क्वाइन नहीं चलता था, क्योंकि उसमें गोल्ड कंटेंट कम मात्रा में पाए जाते थे। तो और जो रोमन जो क्वाइंस था, कुछ ऐसा क्वाइन था जो कि बार के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा था, जिसको कि बलियन या जो कि सर्कुलेशन में नहीं जाता था, उसको बलियन के रूप में यूज किया जाता था। प्लिनी कंप्लेन करता है
अब रोमन जो ट्रेड था उससे क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को? इंडिया को फ़ायदा हुआ कि इंडिया प्रॉस्पर्ड रहा बहुत। रोमन ट्रेड, चूँकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो रोम के फेवर में नहीं था, क्योंकि रोमन लोग जैसे कि स्पाइसेस, ज्वेल्स, टेक्सटाइल्स और एप्स, पैरट्स, ये सब लग्जरी आर्टिकल रोमन लोग और उसका रोमन और जो वेल्दी रोमन्स होते थे और उनका फैमिली जो होता था वे यूज करते थे। इंपोर्ट तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ जाने से इंडिया में बलियन ज़्यादा आता था। तो मर्केंटलिस्ट टर्म में इसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये फेवरेबल ट्रेड रोम के लिए नहीं था। जो अर्बन सेंटर जो वेस्ट जो साउथ में थे वे पोर्ट के रूप में प्रॉस्पर किए। उसमें एक कावेरी पत्तनम है, तमिल पोएम इसको डिस्क्राइब करता है, 2 सेक्शन में बटा हुआ था कावेरी पत्तनम। एक तो था वेल्दी, एक तो था पार्क, एक तो था वेल्दी सेक्शन के लिए और एक था लोअर सेक्शन के लिए, जो और दोनों में पहले एक ओपन मार्केट बीच से गुजरता था। पैलेस और ब्रिक बिल्ट जो रेसिडेंस थे वो प्रोस्पेरस मर्चेंट के थे, इनलैंड पार्ट ऑफ टाउन में थे। और कोस्टल हाफ जो था वो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन के द्वारा बसा हुआ था, लेस वेल टू डू के द्वारा बसा हुआ था, जो जिसमें कि वेयर हाउसेज और ऑफिसेज ऑफ मर्चेंट्स भी पाए गए हैं। फॉरेन कम्युनिटी के लिए एक अलग सेपरेट एरिया हुआ करता था टाउन में। तो रोमन कांटेक्ट जो नॉर्थर्न इंडिया के साथ था वो इनडायरेक्ट नेचर का था। तक्षशिला कलेक्शन पॉइंट था, तक्षशिला कलेक्शन पॉइंट था वेरियस पार्ट से गुड्स जो आते थे उसके लिए। टर्क्वाइज लैपिस लॉजली ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। सिल्क रूट से आता था, चाइना से आता था। चूँकि रोमन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ पार्थिया के साथ, तो इससे चाइना का जो ट्रेड था वो डायरेक्टली चाइना से ट्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि जो रूट जो गुजरता था वो पार्थिया से होके गुजरता था। तो इसीलिए ये इंडिया से होके गुजरने लगा। जब रोमन का जब पार्थिया से तो इंडिया से गुजरने लगा सिल्क रूट, तो ये इनडायरेक्ट रूप में डायरेक्टली भी या तक्षशिला एंड ब्रोच इंडिया से गुजरने लगा। कहाँ से? तो तक्षशिला और ब्रोच से डाइवर्ट किया, और तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ट्रेड जो था यवन के लिए एक कॉमर्शियल आउटलेट ही नहीं था। ट्रेड केवल यवन के साथ ही ऐसा नहीं होता था और केवल चाइना ऐसा नहीं होता। ये ट्रेड जो था साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सटेंड कर गया। और जो रोमन डिमांड था स्पाइसेस के लिए, तो इंडियन मर्चेंट्स को मिडिल मैन के रूप में मलाया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ब्रुनी, ये सोर्सेज ऑफ स्पाइसेस जो थे वहाँ तक वेंचर करने के लिए बाध्य कर दिया। ग्रेजुअली जो है एक बिगर डेवलप इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जो कि साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा, उधर मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा, वेस्ट एशिया से जुड़ा, और चाइना से जुड़ा, और बर्मा से जुड़ा। तो जो ट्रेडर जो वेस्ट एंड साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया थे वे लीड किए, और बाद में ये जो ट्रेडर थे ट्रेडर डोमिनेट किए। जैसे कि मर्चेंट कलिंग डोमिनेट किए ट्रेड को, मतलब आगे बढ़ाए। तो कुछ सेक्शन जैसे ट्रेडर्स वेस्ट एंड साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया लीड किए इस ट्रेड में, और साउदर्न इंडियन जो मर्चेंट्स कलिंगा के थे वे मगध में प्रोमिनेंट ट्रेडर्स थे, लेकिन अर्ली हिस्ट्री में इस ट्रेड में वे सिलोन और बर्मा से ही उनका कांटेक्ट था। मतलब मगध जो इस तरफ का जो पार्ट था
बीच सेंट्रल जो पार्ट था, नॉर्थ जो सेंट्रल पार्ट था मगध और कलिंग वगैरह का, ये उतना ट्रेड में हिस्सा नहीं लिया, इनका जो एरिया था, एक्सटेंशन ऑफ लिमिट, जो एरिया ऑफ एक्सटेंशन था, ट्रेड के एरिया का जो एक्सटेंशन था वो बहुत ही सीमित था, सिलोन और बर्मा तक ही था, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यद्यपि की जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है रोमन ट्रेड का साउदर्न इंडिया में देखा जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो रोमन ग्रीक आइडियाज और आर्टिफैक्ट्स थे वे नॉर्थ में ज़्यादा देखे जाते हैं, उसका इन्फ्लुएंस नॉर्थ में। तो इकोनॉमिकली ये साउथ इंडिया को प्रभावित किया, और चूँकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता था ये साउथ इंडिया रोमन ट्रेड में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में रोमन ग्रीक आइडियाज और आर्टिफैक्ट्स प्रिवेल किया। तो ये एक इसका कारण था कि लॉन्गर एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया का हेलेनिस्टिक कल्चर से रह चुका था, और एक्सचेंज ऑफ मर्केंटाइज जो है इनएविटेबली लेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो बोरिंग ऑफ वर्ड्स जो कि लार्जली टेक्निकल काइंड का होता है, दोनों साइड पे इस एक्सचेंज के का ऑब्वियस परिणाम था। इम्पैक्ट इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म और इसका जो मैनिफेस्टेशन है आर्ट में, इस पर देखा जा सकता है। बुद्धिज्म उस समय ग्रीक में पॉपुलर रहा था, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी को एक्सेस करने में ज़्यादा ईजी वे देता था, क्योंकि कास्ट डिटरमाइंड सोसाइटी जो फॉरेनर्स थे उनका एसिमिलेशन कास्ट डिटरमाइंड सोसाइटी में नहीं हो सकता था। तो जो बुद्धिज्म जो पंथ था उसी में इसका एसिमिलेशन हो सकता था। तो ये इस तरह से हुआ बुद्धिज्म के एसिमिलेशन के कारण। तो ग्रीक इंडिया का जो ग्रीक, जैसे कि हम देखेंगे, और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वे भी अपने आप को एक चांस देखे कि इसी के साथ जो फॉरेनर्स थे उन्हीं के साथ हम भी एसिमिलेट हो जाएं हायर बर्न सोसाइटी में। तो ये उनको भी फायदा दिया। तो ग्रीक जो है वो ग्रीक का कंटिन्यूअसली यूज करते रहे लोकल इंडियन लैंग्वेजेस के अतिरिक्त में, क्योंकि इंस्क्रिप्शन ग्रीक में भी मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और ग्रीक में मिलता है लोकल लैंग्वेज के अलावा। ये कहा गया है, ऐसा सजेस्ट किया गया है कि ग्रीक ड्रामा इंडियन क्लासिकल ड्रामा के प्रोन्नति का कारण था। लेकिन ये रिसेंटली ऐसा रिजेक्ट कर दिया गया है अर्ली इंडियन प्लेस के मिलने के बाद, जो शो करता है कि जो ओरिजिन ऑफ इंडियन ड्रामा है इंडिपेंडेंटली हुआ है। क्योंकि संस्कृत जो है क्योंकि संस्कृत में जो लिखा हुआ जो ड्रामा है, अर्ली ड्रामा है, वो डिफरेंट इन सेंटिमेंट है ग्रीक के सेंटिमेंट से। इंडियन फॉक टेल और फेबुल्स वेस्ट वार्ड ट्रेवल किया और यूरोपियन लिटरेचर में वेरियस गाइजेस के रूप में अपीयर हुआ। चतुरंग चेस कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल 4 विंग्स ऑफ आर्मी के आधार पर के आधार पर जिसका नामकरण हुआ, जो कि 4 प्लेयर के साथ खेला जाता था। तो वो पर्शियन को इंटरेस्ट किया इस पीरियड के अंत तक। एक इंड्यूरिंग रिजल्ट इस कॉन्टैक्ट का हुआ कि जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में वेरियस जो वर्क होता है वो लिखा गया, जैसे स्ट्रैबो ज्योग्राफी, एराइंस इंडिका, इल्डर्स नेचुरल हिस्ट्री, पेरिप्लस मेरिस एरिथ्रियन, पतोलमी ज्योग्राफी, ये सब मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में ये सब
लिटरेचर था जिसमें कि डिटेल्ड रेफरेंस इंडिया के बारे में पाया गया है। इंडियन का इम्पोर्टेंट पोजीशन ग्रीको रोमन सोसाइटी में वर्ल्ड में जाना जाता है। मोस्ट डायरेक्ट और विजुअल इन्फ्लुएंस फिर भी आर्ट के क्षेत्र में था, जो कि हाइब्रिड ग्रीक इंडियन ग्रीक स्टाइल, जिसको गांधार आर्ट भी कहते हैं, उसका जन्म के साथ उसमें हुआ कि बहुत सारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो बोरो किया गया। जैसे कि गांधार आर्ट ग्रीको रोमन स्टाइल जो अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ की स्कल्पचर ब्रोंज में बनाए जाते थे, उससे और स्टुको ये ट्रेवल किया वेस्ट एशियन ट्रेड रूट से। और ये बुद्धिस्ट आर्ट को ये एलेक्जेंड्रियन आर्ट जो नॉर्थ इंडिया में जो प्रवेश किया, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेंट्स एंड हेवेंस इन बुद्धिस्ट थियोलॉजी से कोइंसाइड करता है। तो इसलिए ये जो स्कल्पचर, ये जो ग्रीको रोमन स्टाइल था अलेक्जेंड्रिया का, वो फॉलो किया गया बुद्धिज्म थियोलॉजी और बुद्धिज्म आर्ट में। जो इंडियन आइडिया जो वेस्टर्न एशिया में है, वो इस पीरियड में इम्पैक्ट उसका इस पीरियड में देखा जा सकता है। जैसे कि मैनिकेयंस, ग्नोस्टिक्स, प्लेनोनिस्ट, ये सब एक इंटरेस्टिंग स्टडी पॉइंट होगा। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ क्राइस्ट जो है, जैसे कि सुपर नेचुरल बर्थ एंड टेम्पटेशन बाय डिविल, ये क्लोजली रिलेटेड है बुद्धा के लाइफ के लीजेंड से। और ये डिफ़िकल्ट है, इनडायरेक्ट बोरोइंग जरूर इंडिया से ही किया गया होगा। जो इसेंस का, जिसमें कि क्राइस्ट कहा जाता है कि क्राइस्ट बिलोंग करता था, उसका भी जो थीम है वो भी इंडिकेट करता है कि इंडियन रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस कैसे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। इंट्रैक्शन ये टू साइडेड था। एक तरफ तो जोरोस्ट्रियनिज्म का बुद्धिज्म पर प्रभाव था, और दूसरे तरफ जो इंडियन रिलीजन जो था फैशनेबल हो गया। जैसे कि इंडियन रिलीजियंस थीम फैशनेबल हो गया। दूसरे तरफ जैसे कि एसेटिज्म में एसेटिक्स हुए, पॉल ऑफ एलेक्जेंड्रिया एंड सेंट एंथोनी, रेलिक वर्शिप एंड यूज ऑफ रोजरी, ये सब में मतलब कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए। और नंबर ऑफ इंडियन किंगडम्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।